हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग चैप्टर वही दोबारा एनपीओ टॉपिक पढ़ रहे हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इसमें जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक है बैलेंस शीट, कि बैलेंस शीट कैसे बनेगी और इसमें बैलेंस शीट कितनी बैलेंस शीट बनती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। एक्चुअली होता क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कभी कभी दो बैलेंस शीट बनती है और कभी कभी एक। जब हमें कैपिटल फंड गिवन होगा तो एक ही बैलेंस शीट बनेगी, क्लोजिंग बैलेंस शीट। जिस साल के लिए हम एनपीओ बना रहे हैं, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट बना रहे हैं, तो अगर हमें कैपिटल फंड मालूम है तो एक ही बैलेंस शीट बनेगी, क्लोजिंग बैलेंस शीट। अदरवाइज दो बैलेंस शीट बनेगी, एक ओपनिंग बैलेंस शीट और दूसरी बैलेंस शीट बनेगी क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो दो बैलेंस शीट बनाते हैं। यहां मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट को ड्राफ्ट किया है। ओपनिंग बैलेंस शीट आपने पहले ही पढ़ा है, 11th क्लास में भी पढ़ा था कि बैलेंस शीट में क्या होता है, असेट्स लायबिलिटीज एज ऑन 1 अप्रैल। जो 1 अप्रैल को बैलेंस शीट बनेगी वो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की होगी, क्योंकि 31 मार्च सपोज करो हमारी ये 2020 की है, 2020 1 अप्रैल, इट मीन्स ये 31 मार्च 2020 की होगी, 1920 की। इसका मतलब ये पिछले साल की क्लोजिंग बैलेंस शीट, इस साल की ओपनिंग बैलेंस शीट। तो जो इस साल की क्लोजिंग बैलेंस शीट बनेगी वो 2021 में जाएगी, इस साल की फाइनेंशियल ईयर की बैलेंस शीट। तो हम यहाँ ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या होगा, ओपनिंग जितने भी ओपनिंग बैलेंस दिए होंगे या जितने भी बैलेंस प्रीवियस ईयर के गिवन होंगे वो सारे बैलेंस ओपनिंग बैलेंस शीट में आएंगे। सपोज हमें सबसे पहले दिया कैश इन हैंड। जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है या क्लब है उसके पास जो ओपनिंग कैश होगा, जो कैश इन हैंड होगा वो यहाँ आ जाएगा कैश इन हैंड के नाम से। और जो बैंक में अमाउंट होगा, जो बैंक में बैलेंस होगा, वो बैंक बैलेंस इस तरफ चला जाएगा। उसके बाद जितने भी फिक्स असेट्स होंगे, फिक्स असेट्स कौन कौन से, जैसे फर्नीचर है, बिल्डिंग है, लैंड है, ठीक है, कोई हॉल है, ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई हॉल है, कोई लैंड है, कोई बिल्डिंग है, वो सारे के सारे फिक्स असेट्स यहाँ आ जाएंगे। आप अलग अलग नाम से भी डाल सकते हैं, जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग, बट जितना ध्यान रखना कि ओपनिंग बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन नहीं दिखाएंगे। क्लोजिंग बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन काट के दिखाते हैं। फिर यहाँ इन्वेस्टमेंट, और जैसे इन्वेस्टमेंट का लगा होता है 12%, 10%, तो इन्वेस्टमेंट 12% लिखकर इन्वेस्टमेंट लिख देंगे। लेकिन ये पिछले साल वाली इन्वेस्टमेंट होगी, जो ड्यूरिंग द ईयर की है वो क्लोजिंग में जाएगी। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जो पिछले साल का सब्सक्रिप्शन आपको नहीं मिला है वो यहाँ आ जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस, जितने भी हम लोग प्रीपेड एक्सपेंसेस करते हैं, ऐसे खर्चे जो हम एडवांस में दे देते हैं, जैसे रेंट, किसी को सैलरी दे दी, रेंट दे दिया, इंश्योरेंस, तो वो सारे प्रीपेड एक्सपेंसेस बैलेंस शीट की असेट साइड में ही दिखाएंगे। इसकी बात अभी थोड़ी देर बात में करते। लायबिलिटीज में क्या है, जैसे हमारे पास कैश और बैंक था। सपोज करो आपने लास्ट ईयर बैंक से ज़्यादा पैसे निकाले हुए हैं, वो बैंक ओवरड्राफ्ट में जाएगा। लेकिन ये बहुत ही रेयर केस होता है बैंक ओवरड्राफ्ट का, बट अगर होगा प्रीवियस ईयर का बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटीज में चला जाएगा, यहाँ पर उसका अमाउंट दिखा देगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सपोज करो आपने पिछले 2 महीने का, लास्ट ईयर के 2 महीने का रेंट पे नहीं किया है तो हो जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट। सैलरी पे नहीं किया है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी। जो भी एक्सपेंसेस आपने पे नहीं किया है वो यहाँ आ जाएगा आपका। एडवांस सब्सक्रिप्शन, अब एडवांस सब्सक्रिप्शन में क्या है, जो करंट ईयर के लिए
प्रीवियस ईयर में रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर में जो आपको सब्सक्रिप्शन मिला होगा वो एडवांस सब्सक्रिप्शन के नाम से लाइबिलिटीज में आ जाएगा। क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन, जो पिछले साल के क्लोजिंग क्रेडिटर्स होंगे प्रीवियस ईयर के, वो यहाँ आ जाएगा। सपोज करो आपके क्लब ने मेडिसिन खरीदी या स्टेशनरी खरीदी या स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदा और उसकी पेमेंट नहीं दी है आपने, तो वो आपकी क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन या स्टेशनरी या स्पोर्ट्स मटेरियल के नाम से यहाँ आ जाएगा क्रेडिटर्स प्रीवियस ईयर। अब अगर असेट्स का टोटल बड़ा है और लायबिलिटीज का टोटल इनका छोटा है तो बैलेंस इस तरफ आएगा लायबिलिटीज में। इस बैलेंस को हम कहते हैं कैपिटल फंड। कैपिटल फंड। और सपोज लायबिलिटीज ज़्यादा है, असेट्स की वैल्यू कम है, तो जो यहाँ बैलेंस आएगा ये वो होगा डिफिशियंसी बैलेंसिंग फिगर से। बट मोस्टली डिफिशियंसी का क्वेश्चन 11th 12th में या बीकॉम तक में नहीं पूछता, वो सीए वगैरह में, फाउंडेशन वगैरह में आता है। तो ये आपकी बैलेंस शीट है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट है आपकी। अब हम एक क्लोजिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट देख रहे हैं। मैं इसलिए कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, इसके सारे क्वेश्चंस वीडियोस में नहीं कराए जा सकते। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप अपने क्वेश्चन करेंगे, जो डाउट होगा वो डाउट पूछ सकते हैं, वो डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में सबसे पहले हम लायबिलिटीज पार्ट लेते हैं। लायबिलिटीज पार्ट में यहाँ बैंक ओवरड्राफ्ट है, आउटस्टैंडिंग, एडवांस सब्सक्रिप्शन, ये सब पार्ट आने हैं, लेकिन ये क्लोजिंग वाले बैलेंस आएंगे। बट सबसे पहले ये जो कैपिटल फंड है वो आएगा यहाँ। कैपिटल फंड में आप सरप्लस या डेफिसिट को ऐड या लेस करेंगे। अगर आपको इनकम एक्सपेंडिचर में सरप्लस बैलेंस आया होगा तो ऐड कर देंगे और डेफिसिट आया होगा तो लेस कर देंगे। उसके बाद ये लेस कर देंगे। अगर आपको डोनेशन मिली है, ठीक है, तो वो भी इसमें ऐड कर देंगे। बट कौन सी डोनेशन? कैपिटलाइज। जो डोनेशन कैपिटलाइज होगी वो ही डोनेशन यहाँ आनी है। अगर डोनेशन जनरल डोनेशन है तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आकर फिर बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे। बट जितनी डोनेशन कैपिटलाइज है वो पार्ट यहाँ ऐड हो जाएगा। हम एक काम और भी कर सकते हैं कि डोनेशन को अलग से भी दिखा सकते हैं, लिगेसी को अलग से भी दिखा सकते हैं, लेकिन एनपीओ का रूल यही कहता है कि कैपिटलाइज वैल्यू को यहाँ ऐड कर दिया जाता है, जितनी भी कैपिटलाइज वैल्यू। अगर आप डोनेशन और लिगेसी को अलग अलग लिख के भी दिखा देंगे, बस इनका एडलेस कर दें और इनको अलग अलग दिखा दें, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मार्क्स नहीं कटेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जैसे कि यहाँ अब इसमें लिखा है बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर आपका बैंक ओवरड्राफ्ट होगा तो आप बैंक ओवरड्राफ्ट लिख देंगे यहाँ, बैंक ओवरड्राफ्ट। बट मोस्टली ये पॉइंट आता नहीं है एनपीओ में, ये बात आप याद रखेंगे। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि अगर होगा तो लायबिलिटीज ही होगी। क्लोजिंग ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है जो साल के एंड में होंगी, ईयर के एंड। ये नीचे एडजस्टमेंट में लिखे होंगे, जो आपको नीचे एडजस्टमेंट दी होगी क्वेश्चन के नीचे, लास्ट में एडजस्टमेंट होती है, उन एडजस्टमेंट में होगा कि आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है जी, और सैलरी कितनी है आउटस्टैंडिंग करंट ईयर की, और भी अदर एक्सपेंसेस हो सकते हैं, तो वो आप आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग का यहाँ लिख देंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट लिख देंगे। फिर एडवांस सब्सक्रिप्शन लिखा है, एडवांस सब्सक्रिप्शन, ये वो सब्सक्रिप्शन है जो आपने रिसीव फॉर नेक्स्ट ईयर के लिए रिसीव किया होगा, रिसीव फॉर नेक्स्ट ईयर। सपोज आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हुआ और 2021 तक चलेगा, मार्च 21 तक। 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट होके 31 मार्च 2021 तक चलना है
फाइनेंशियल ईयर। तो जो हमने नेक्स्ट ईयर के लिए इस साल रिसीव किया होगा, नेक्स्ट ईयर के लिए मतलब 2022 ईयर्स के लिए जो हमें सब्सक्रिप्शन मिला होगा, एडवांस सब्सक्रिप्शन, वो यहाँ आएगा। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन। तो क्रेडिटर्स ये हो सकते हैं फॉर मेडिसिन के लिए भी, और स्टेशनरी के लिए, और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, और भी कोई हमने आइटम परचेज किया है उसके हमने बैलेंस पेमेंट नहीं की है तो उसके क्रेडिटर्स आएंगे। ठीक, और अगर आपको लगता है कोई अदर लायबिलिटीज है तो वो लिख देंगे, जो भी लायबिलिटीज होगी है उनकी वैल्यू डाल देंगे। वो डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि क्वेश्चन में कौन कौन सी लायबिलिटीज हैं। अभी मैं आपको इसमें कुछ लायबिलिटीज और भी शो करके दिखाऊंगा जो आपको पता लग जाएगा कि और कौन सी लायबिलिटीज हो सकती है। जैसे कि आप देख लें, एक बिल्डिंग फंड के नाम से होता है, बिल्डिंग फंड। सपोज आपका बिल्डिंग फंड है, कोई आप बिल्डिंग बना रहे हैं, उसका फंड आपके पास है, और ऐड आपको करंट ईयर में कोई डोनेशन मिली है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, तो वो भी इसी में ऐड हो जाएगी और दोनों को ऐड करके बाहर की तरफ लिख दिया जाएगा। कभी कभी आपको लाइफ मेंबरशिप फीस ये गिवन होगी, वो भी आपकी लायबिलिटीज में आ जाएगा। तो इसी तरीके से कुछ और भी लायबिलिटीज हो सकती हैं जो आपको यहाँ शो करनी पड़े। उसके लिए आप क्या करेंगे, अपने जब फॉर्मेट बनाएंगे तो यह लाइनें खींच लेंगे, स्पेस छोड़ देंगे और लास्ट में एकदम बिल्कुल एंड में टोटल करेंगे। अब बात करते हैं असेट्स की। असेट्स में जैसे कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड जो क्लोजिंग कैश होगा आपके हाथ में, और सिमिलरली कैश एट बैंक जो क्लोजिंग बैंक बैलेंस होगा वो आपका यहाँ दिखा दिया जाएगा असेट्स में। फिर आपका बोल रहा है फिक्स असेट्स। सपोज करो मेरे फिक्स असेट्स में ऑलरेडी गिवन है फिक्स असेट्स, और फिक्स असेट्स पे 10% डेप्रिसिएशन है, लेकिन डेप्रिसिएशन काटने से पहले एड परचेज ड्यूरिंग द ईयर, जो आपने ड्यूरिंग द ईयर परचेज की होगी वो इसमें ऐड होगा। फिर लेस डेप्रिसिएशन, जो भी डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया होगा वो यहाँ लेस हो जाएगा। हो सकता है उसने लिखा हो फर्नीचर, तो यहाँ फिक्स असेट्स की जगह आप लिख देंगे फर्नीचर एड परचेज लेस डेप्रिसिएशन। हो सकता है वो बुक्स, ठीक है। तो हमने यहाँ फिक्स असेट्स लिखा है, फर्नीचर, बिल्डिंग एसेट्रा का मतलब यहाँ बुक्स भी हो सकती है, स्पोर्ट्स मटेरियल भी हो सकता है, तो वो आप ध्यान रखेंगे। बुक्स हो गई, बुक्स में ऐड कर लिया परचेजेस, लेस अगर डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन, तो वो आपको देखना है कि क्वेश्चन में क्या डिमांड कर रहे हैं। अगर परचेज है तो ऐड करेंगे, वरना लेस कर देंगे, ठीक है। कभी कभी हो सकता है आपकी ओपनिंग और क्लोजिंग एडजस्टमेंट में आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हो बुक का, तो जो ओपनिंग बैलेंस होगा बुक्स का वो तो यहाँ आ जाएगा, और जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा। आपका हो गया फिक्स असेट्स। उसके बाद ये लिखा है इन्वेस्टमेंट, तो X% इन्वेस्टमेंट, 10%, 12%, जितने परसेंट भी आपकी इन्वेस्टमेंट है जो आपने इन्वेस्ट किया है वो, और एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट का हमने पॉइंट पढ़ा था इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कि अगर सपोज हमने कोई इन्वेस्टमेंट की है, उसका 10,000 का इंटरेस्ट आना था करंट ईयर में, और 8,000 हम रिसीव कर चुके हैं और 2,000 रिसीव नहीं हुआ इंटरेस्ट, तो वो इंटरेस्ट यहाँ आ जाएगा एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से। और जो इन्वेस्टमेंट की रियल वैल्यू होगी
जैसे 50,000 की इन्वेस्टमेंट थी या 1,00,000 की इन्वेस्टमेंट थी, वो टोटल फेस वैल्यू इन्वेस्टमेंट की यहाँ आ जाएगी। इसके बाद लिखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो आपका आउटस्टैंडिंग जो सब्सक्रिप्शन होगा, सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का, वो करंट ईयर प्लस प्रीवियस ईयर, उसका मीनिंग क्या है वो आप समझने की कोशिश करेंगे। मेरे को करंट ईयर में 40,000 सब्सक्रिप्शन आना था, 38 आया, तो 2,000 करंट ईयर बचा है आउटस्टैंडिंग। सपोज पिछले साल 40,000 आना था, 39,000 रिसीव कर चुके, 1,000 प्रीवियस ईयर का भी रह गया, तो यहाँ पर पूरा 3,000 रुपये इस तरीके से ऐड करके दिखाएंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस, आपको मालूम ही है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस में इंश्योरेंस आती है। जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस में इंश्योरेंस है, या रेंट है, या आपने सैलरी एडवांस में पे कर दी है। प्रीपेड मतलब एडवांस पेड, प्रीपेड एक्सपेंसेस एडवांस में एक्सपेंसेस जो आपने पे किए हैं। डिफिशियंसी, अब यहाँ एक टॉपिक आ रहा है डिफिशियंसी का, ठीक है। तो बैलेंस शीट में असेट साइड में डिफिशियंसी को ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा। अब कुछ आइटम्स थोड़ा ध्यान से समझ लेंगे। इन्वेस्टमेंट आपकी हो गई है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का प्रीवियस ईयर का दोनों का ऐड करके बाहर, प्रीपेड एक्सपेंसेस जैसे आपका इंश्योरेंस है, रेंट है, सैलरी है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ये जो स्टॉक ऑफ मेडिसिन, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ये सब इसके अंदर भी एडजस्ट हो जाएगा। फिक्स असेट्स बोले, लेकिन कई बार स्टूडेंट समझते नहीं है कि सर ये क्या है, ये क्या है, तो इसलिए मैंने अलग से दिखाए कि स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो यहाँ आ जाएगा, स्टॉक ऑफ मेडिसिन यहाँ आ जाएगा, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। कई सालों से इसमें ये टेनिस कोर्ट और टेनिस बॉल का क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, हो सकता है क्वेश्चन रिपीट हो जाए। 12th क्लास की जो बुक है अकाउंट्स की, उसमें टेनिस कोर्ट वगैरह की क्वेश्चन नहीं है। तो जो टेनिस कोर्ट होगा वो तो असेट्स हुआ, क्योंकि असेट्स में आएगा भाई। टेनिस कोर्ट वो हमारी लैंड जो हमारी प्रीमिसेस है वहाँ पर एक टेनिस कोर्ट बना हुआ है, तो जो टेनिस कोर्ट है वो हमारे असेट्स में आएगा। और जो टेनिस बॉल्स या टेनिस रैकेट्स या उसका जो स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल है, अगर वो गिवन है तो वो यहाँ असेट्स में आ जाएगा। तो स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल बोले या अलग से दे दे, टेनिस कोर्ट, बैट, बॉल एसेट्रा लिख दे, ऐसे लिख दे कि बैट, बॉल्स, इट मीन्स स्पोर्ट्स मटेरियल। तो उसका जो क्लोजिंग स्टॉक होगा उन सब का सेट्स का वो यहीं आएगा, ये याद रखना है। इसके लिए आपने क्या करना है, एक पेपर पे अपना फॉर्मेट लिखना है, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट और इनकम एक्सपेंडिचर का, और उनको ढंग से पढ़ते समय पढ़ेंगे और क्वेश्चनों को ट्राई करेंगे। जब इन फॉर्मेट को आप पढ़ के क्वेश्चन ट्राई करेंगे ना, तो शायद आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सारे क्वेश्चन खुद कर लेंगे। ठीक, मैं फिर कहना चाहूँगा, कुछ बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जो नई वीडियो आए वो आपके पास तुरंत आ जाए। क्योंकि भाई सबको वीडियो भेजना एक पॉसिबल चीज़ है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास तुरंत वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे आप देख लेंगे। अब हम कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब हम यहाँ एक क्वेश्चन को पूरी डिटेल से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप लोग, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंस शीट किस तरीके से बनाना है। आप
एक रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट गिवन है, ये टीएस ग्रेवाल का 40 नंबर क्वेश्चन है टीएस ग्रेवाल का। तो आप थोड़ा क्वेश्चंस देखें, क्वेश्चन को ध्यान से देखें। यहाँ लिखा है बैलेंस बीडी, जो यहाँ बीडी होता है और सीडी होता है ये कैश और बैंक के बैलेंस होते हैं, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में, अगर आपको बैलेंस शीट बनानी है तो हम लोग थोड़ा ध्यान से देखते हैं। कैश सब्सक्रिप्शन, 3 साल के सब्सक्रिप्शन होते हैं, हमने इनकम एक्सपेंडिचर पढ़ा था तो उसमें डिटेल से पढ़ाया आप लोगों ने ये। उसके बाद रिसीट में हमें डोनेशन मिली है, बिलियर्ड टेबल के लिए। इसका मतलब ये स्पेसिफिक डोनेशन है, जो स्पेसिफिक डोनेशन होगी वो इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगी, ये बात आप याद रखेंगे। फिर एंट्रेंस फीस के लिए कहीं पर भी डिटेल नहीं है कि वो कैपिटलाइज है, अगर कैपिटलाइज नहीं है तो इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम नहीं चली जाएगी। और सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन्स, जिन स्टूडेंट्स ने मेरी इनकम एक्सपेंडिचर की क्लास को पढ़ा है उनको पता है कि जो ओल्ड मटेरियल होता है, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ओल्ड बैट बॉल्स, वो सारे उनका अमाउंट इनकम में चला जाता है। यह पेमेंट में सैलरी, ठीक है, तो हम सैलरी को यहाँ लिख देंगे, लेकिन सैलरी लिखते समय पहले देखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी तो नहीं है कहीं पर, अगर नीचे आउटस्टैंडिंग होगी तो ऐड कर देंगे और प्रीपेड होगी तो लेस कर देंगे। इनकम एक्सपेंडिचर में आपने एक चीज और पढ़ी थी, वो क्या कि कभी कभी क्या होता है कि पिछले साल का भी, प्रीवियस ईयर की भी आउटस्टैंडिंग हो और करंट ईयर की भी हो। तो आपके पास यहाँ सैलरी है 31,500, तो यहाँ ऐड करनी है आउटस्टैंडिंग करंट ईयर और लेस करनी है आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर। करंट ईयर की ऐड करनी होती है, प्रीवियस ईयर की लेस, बट यहाँ दोनों में से कुछ भी नहीं है तो आप इसके साथ कुछ नहीं करेंगे, 31,500 लिख देते। मेरे पास स्पेस कम है तो मैं टू और बाय का यूज़ नहीं करूँगा, वैसे भी टू और बाय का यूज़ करने में से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए आप लिखें ना लिखें आपकी मर्जी है। सैलरी, फिर यहाँ पोस्टेज, तो हमने लिख दिया पोस्टेज, ये है आपका 1250। रेंट, अब हमें ये भी देखना है कि रेंट हमारा जो 9,000 है कोई आउटस्टैंडिंग तो नहीं है, प्रीपेड तो नहीं है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, देखो प्रिंटिंग स्टेशनरी का कोई डेप्रिसिएशन वगैरह हो, अगर नहीं तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये है आपका 14,000 का, ठीक। फिर उसके बाद लिखा है स्पोर्ट्स मटेरियल, तो हो सकता है स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग आपके पास हो, तो पहले हम ढंग से पढ़ेंगे। यहाँ देखो लिखा है वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल इन द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर, तो आपको ओपनिंग बैलेंस भी दिया है और क्लोजिंग बैलेंस भी दिया है स्पोर्ट्स मटेरियल का, और आपने यहाँ पेमेंट भी की है स्पोर्ट्स मटेरियल की। तो इनकम एक्सपेंडिचर के हमारे फॉर्मेट में स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम के नाम से या यूज्ड के नाम से एक हमने स्पेशल फॉर्मेट बनाया था, उस फॉर्मेट को सामने रख के आप ध्यान से देखें। स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए हमारे पास क्या था कि जो हम ये पेमेंट देते हैं उस पेमेंट को पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर, आपकी पेमेंट मेड है 11,500 की स्पोर्ट्स मटेरियल। आपने ऐड क्या करना होता है, ऐड करना होता है ओपनिंग स्टॉक और लेस करना होता है क्लोजिंग स्टॉक। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ। तो ओपनिंग कितने, 3,000 का, क्लोजिंग कितने, 4,500 का, तो इसे ऐड करेंगे और 4,500 लेस करेंगे।
ध्यान से देखेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये आपका। स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड के नाम से आप लिख देंगे इसको। मैंने अंडरलाइन किया है, आप बैलेंस शीट में अंडरलाइन नहीं करेंगे। यूज्ड या कंज्यूम एक ही बात होती है। इनकम आप अंडरलाइन नहीं करेंगे इसमें, इनकम एक्सपेंडिचर। आगे देखेंगे मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मिसलेनियस एक्सपेंसेस लिखने से पहले हमें यहाँ भी देखना है कि कोई इसकी आउटस्टैंडिंग तो नहीं है कि आउटस्टैंडिंग हो और हम ऐड लेस करना भूल जाए, तो कुछ नहीं है। 3100 का 3100 आप यहाँ लिख देंगे। फर्नीचर कहता है सर फर्नीचर है 20,000 का आपने परचेज किया 1 अक्टूबर को, और वो कह रहा है कि डेप्रिसिएशन चार्ज होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10% पर एनम। तो आप डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर लिखेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो आपके पास फर्नीचर है 20,000 का, 20,000, और रेट आपके पास डेप्रिसिएशन का 10% प्लस इनटू में जितने टाइम तक आपने फर्नीचर यूज किया वो, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक का हमने यूज किया है, तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। कैंसिल कर देंगे 6/12, तो आपका 1000 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ठीक है, आप साइड में कैलकुलेशन करना, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा है। इसके बाद है इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट हमारा असेट्स होता है, तो इस पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा, हम किसी को देंगे नहीं। तो अब मैंने यहाँ लिखा है एक्रूड इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ पर रिसीप्ट पे कहीं भी नहीं लिखा कि आपको इंटरेस्ट मिला है इन्वेस्टमेंट पे। अगर लिखा होता और जितना बैलेंस होता वो एक्रूड में चला जाता। इट मीन्स इस इन्वेस्टमेंट पे ही सारा इंटरेस्ट एक्रूड इंटरेस्ट है। सो हम क्या करेंगे, 70,000 इंटू 10% रेट है 10/100 इंटू 1 अक्टूबर में हमने इन्वेस्टमेंट परचेज किया है, तो 1 अक्टूबर से बेटा 31 मार्च तक 6 मंथ होते हैं। तो 6 मंथ का ये एक्रूड इंटरेस्ट हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे 3500। ठीक है, अब एक्रूड इंटरेस्ट भी हो गया इसका। बैलेंस शीट ये कैश या बैंक के नाम से बैलेंस शीट में जाएगा क्लोजिंग में। अब अपनी एडजस्टमेंट एक बार और देखेंगे, उससे पहले यहाँ देखो डोनेशन ये तो आएगी नहीं क्योंकि स्पेसिफिक पर्पज के लिए। एंट्रेंस फीस, तो आप अपनी एंट्रेंस फीस जो आपको रिसीव हुए है वो आपकी है 1100, वो लिख देंगे। उसके बाद क्या मिला है, सेल ऑफ अमाउंट है आपके पास, सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन से। ओल्ड मैगजीन से आपको 450 रुपीज रिसीव हुए, वो लिख देंगे आप 450। ठीक है, और कोई रिसीव है नहीं। अब बात आती है सब्सक्रिप्शन की। ये कह रहा है कि सर क्वेश्चन में लिखा है सब्सक्रिप्शन जो क्लोजिंग है आउटस्टैंडिंग है जो एंड वाली वो 16,200 है, 16,200, जबकि इसमें 1,200 रुपये की स्टिल एरियर्स है प्रीवियस ईयर की 16-17 की। तो जो प्रीवियस ईयर की है जो टोटल आउटस्टैंडिंग है 16,200, उसमें से ये पिछले साल वाली 1,200 रुपये माइनस कर देंगे। यहाँ देखिए 16,200 में से 1,200, तो 15,000 की करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है। तो हम क्या करेंगे, करंट ईयर की जो सब्सक्रिप्शन है वो लिखेंगे और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस कर देंगे, सॉरी करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग इसमें ऐड कर देंगे। अब करंट ईयर का टोटल आउटस्टैंडिंग तो है 16,200, बट इसमें 1,200 रुपये पिछले साल के जो आउटस्टैंडिंग है जो अभी तक रिसीव नहीं हुए वो भी इंक्लूड है, तो वो माइनस कर देंगे। इट मीन्स करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 15,000 करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन में ऐड कर देंगे, तो टोटल सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का 75,000 होना है। अब एंट्रेंस फीस आपको पता है, ये भी पता है, ये पता लग गई। अब कोई और एडजस्टमेंट बाकी है तो वो देख लो, इसकी हो चुकी है, डेप्रिसिएशन हो चुका है। ठीक है, अब इसको टोटल करेंगे
और कैलकुलेशन करके ये पता कर लेंगे कि इसमें हमें सरप्लस मिलेगा या डेफिसिट मिलेगा। अगर इनकम का अमाउंट बड़ा है तो यहाँ सरप्लस मिलेगा और एक्सपेंडिचर का अमाउंट बड़ा है तो यहाँ बैलेंस डेफिसिट मिलेगा। अब हम लोगों के सारे आइटम्स इनकम और एक्सपेंडिचर में आ चुके हैं। तो मैंने दोनों का टोटल किया, इसका टोटल आ रहा है 69,850 और इनकम का आ रहा है 80,050। तो इनकम लार्जर है, एक्सपेंडिचर छोटा है, तो इनकम और एक्सपेंडिचर के टोटल को माइनस करके 10,200 जो बचा बैलेंस वो एक्सपेंडिचर में कम है टोटल, इस तरह पड़े जाएगा बैलेंस। तो जब भी इनकम ज़्यादा होती है तो सरप्लस आएगा आपका और एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा तो डेफिसिट आएगा। आप लिख भी सकते हैं कि एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, और आप बिना लिखे भी शो कर सकते हैं। ठीक, तो आपका ये हुआ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सपोज इस क्वेश्चन में आपसे बैलेंस शीट भी पूछी होती तो सबसे पहले बनाते ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले ओपनिंग कैश है। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए तो हम क्या करेंगे, पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। देखते हैं कैसे बनेगी ओपनिंग बैलेंस शीट, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ये देखिए मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ, ये बैलेंस शीट है ओपनिंग वाली। ओपनिंग बैलेंस शीट में आपको पता है यहाँ लायबिलिटीज होगी और यहाँ असेट्स होगा। ठीक, तो हम लोग क्या करें, यहाँ पर असेट्स में सबसे पहले कैश, कितना कैश है आपके पास 32,500। ठीक है, अब हमें पुराने बैलेंस चेक करने की पुराने बैलेंस कहाँ कहाँ है। ये कह रहा है सर जो सब्सक्रिप्शन है वो हमारे पास पिछले साल की अभी भी 1200 आउटस्टैंडिंग है और हमें रिसीव कितनी हुई है 1500। इसका मतलब टोटल सब्सक्रिप्शन कितनी रही थी, जो हमारी टोटल सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर की ड्यू है जो हमें रिसीव नहीं हुई वो 1500 इस साल हुई है करंट ईयर में और अभी भी 1200 बैलेंस है। इट मीन्स 2700 की सब्सक्रिप्शन ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगी क्योंकि ये टोटल आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का था। अब स्पोर्ट्स मटेरियल प्रीवियस ईयर का आपको दिया हुआ है 3000, तो आप यहाँ करेंगे स्पोर्ट्स मटेरियल 3000। ठीक है, तो आपकी सब्सक्रिप्शन हो गई, स्पोर्ट्स मटेरियल हो गया। और कोई भी पुराना असेट्स आपके पास नहीं है। अगर कोई और पुराना असेट्स आपके पास होता तो आप यहाँ लिख देते असेट्स में। ठीक है, और कोई पुरानी लायबिलिटीज, तो कोई पुरानी लायबिलिटीज आपके पास नहीं है। अगर होती तो यहाँ कहीं एडजस्ट जरूर होती आपकी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इधर का तो कुछ है नहीं तो ये वाला टोटल करेंगे। जितना ये टोटल हो रहा है, टोटल चेक करेंगे, टोटल कितना हो रहा है आपका 38,200। ये 38,200 कैपिटल फंड के नाम से यहाँ आ जाएगा। ठीक, अब जब क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम कैपिटल फंड को क्लोजिंग बैलेंस शीट में ले जाएंगे, बट इसने अभी तक ऐसा कुछ नहीं कहा कि क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है। इस क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस शीट के बारे में कोई मेंशन नहीं, सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर पूछा है। लेकिन हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम साथ के साथ देख लेते हैं कि बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट में कौन कौन से आइटम आएंगे।
सबसे पहले तो हमने वही, ये लायबिलिटीज में हमें पता है अभी कैपिटल फंड आया कितना था 38,200। इसके बाद क्या आया एड सरप्लस, कितना सरप्लस है आपका, आपका सरप्लस है 10,200, टोटल कर देंगे 48,400। फिर आपको एक स्पेसिफिक डोनेशन मिली थी, ठीक है, बिलियर्ड टेबल के लिए डोनेशन, ठीक है ना, फॉर बिलियर्ड टेबल। तो वो जो डोनेशन मिली थी उसका अमाउंट हम यहाँ लिख देंगे। और असेट्स में क्या होगा, असेट्स में आपके कैश, जो आपका सीडी का क्लोजिंग कैश था वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और जितने भी आपके पास असेट्स खरीदे थे आपने वो सारे असेट्स इस तरह बचेंगे। तो इसकी बैलेंस शीट ट्राई करेंगे, बैलेंस शीट का फॉर्मेट चेक करके। अगर आपसे बैलेंस शीट नहीं बनेगी तो फिर मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँ, क्योंकि बनाने के तो चेक करनी पड़ेगी। अगर इसकी बैलेंस शीट नहीं भी बनती तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बैलेंस शीट, इनकम एक्सपेंडिचर, जिस क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट और इनकम एक्सपेंडिचर गिवन है उस क्वेश्चन को आप बनाएंगे और चेक करेंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सअप कर दें, ठीक है, या पर्सनल मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, कॉल करें, जो आप करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिस ढंग से करनी है आपने, तभी आपका डाउट क्लियर होगा। तो ठीक है, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं ज़्यादा इसको डिटेल में ना जाकर आपके ऊपर ही क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।